सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक आप ज़रा पाकिस्तान और इंडिया की मौजूदा जंग देखें। भारत का सालाना दिफाई बजट $80 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का कुल बजट $54 बिलियन है, जिसमें दिफाई बजट 18% इजाफे के बावजूद $9 बिलियन है। भारत असले फौजी तादाद में पाकिस्तान से 3 गुना है, लेकिन ये इसके बावजूद खुलकर पाकिस्तान पर हमले की जसारत नहीं कर सका, जबकि पाकिस्तान ने इसका मुंह और दांत दोनों तोड़ दिए। क्यों? ये अल्लाह का खास करम और पाकिस्तान का एटम बॉम्ब था। एटमी धमाकों के बाद भारत से पाकिस्तान की 3 लड़ाइयां हुई। 1999 की कारगिल वॉर, 2019 की अभिनंदन वॉर और 2025 की बड़ी झड़प। इन तीनों लड़ाइयों में भारत पाकिस्तान का नुकसान नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम ने इसके हाथ पांव बांध रखे हैं, और ये डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर समर मुबारक मंद जैसे साइंसदानों का कमाल है। आप अब ईरान की मिसाल भी ले लीजिए। ईरान ने 2003 में जौहरी प्लांट बना लिया था। ये एटम बॉम्ब भी बना सकता था, लेकिन आयतुल्लाह खामनई ने अक्टूबर 2003 में एटम बॉम्ब के खिलाफ फतवा देकर सारा प्रोसेस रुकवा दिया। ईरानी हुकूमत और साइंसदान कोशिश करते रहे, लेकिन सुप्रीम कमांडर ने इनके हाथ पांव बांध दिए। ईरान को अक्टूबर 2023 में गजा और सितंबर 2024 में लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमलों के बाद होश आया और इसने जौहरी बम के लिए दिन रात एक कर दिए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसराइल जानता था अगर एक बार ईरान कामयाब हो गया तो फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये इसराइल को पीस कर रख देगा। चुनाचा इसने 13 जून को ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली हमले का हदफ पासदार इनकलाब की क़यादत, फौज के अहम जर्नल्स और जौहरी साइंसदान थे। इसराइली मिसाइलों ने 13 जून को पहले हमले में इनके 6 अहम तरीन साइंसदान शहीद कर दिए। ईरान ने इसके बाद अपने तमाम साइंसदानों को तहखानों में छुपा दिया और इनके मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद करा दिए, मगर इसराइली मिसाइलों ने इसके बावजूद इनका पीछा करते हुए इनको निशाना बनाया। ईरान इसराइल जंग में ईरान के 17 अहम और बड़े साइंसदान शहीद कर दिए गए। इसराइली ऑपरेशन इस कदर जामे थे कि 23 जून को जब डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी करा दी तो इस दिन मोसाद को मालूम हुआ कि ईरान का साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी अपने गांव में छुपा बैठा है। इसराइल ने सिर्फ इस साइंसदान के लिए जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की और इसे इसके गांव में निशाना बनाया। ये वही खिलाफ वर्जी थी जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की बेइज्जती की और इसे फौरी जंगबंदी का हुक्म दिया। अमेरिका ने 22 जून की रात ईरान की तीनों जौहरी साइंसी तंसीबात को भी 13,500 किलो बम मारकर तबाह कर दिया। ये बम तारीख में पहली बार इस्तेमाल हुए और इस ऑपरेशन में 125 तैयारों ने शिरकत की। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अमेरिकी ऑपरेशन था। इसका मकसद ईरान को जौहरी बम से महरूम करना था और अमेरिका बड़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो गया। ईरान इसकी तरदीद कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद ईरान का बहुत नुकसान हुआ और इसे दोबारा 2025 के लेवल तक आने में 5 साल लग जाएंगे। ताहम ये दुरुस्त है कि ईरान ने 408 किलो अफजूदा यूरेनियम फुर्दो की साइट से निकाल ली थी और ये 60% अफजूदा हो चुकी थी। ईरान इसे बड़ी आसानी से 90% तक बढ़ा सकता है, मगर इसके लिए प्लांट चाहिए और सरदस्त ये ईरान के पास मौजूद नहीं। दूसरा, इसराइल ने इसके तमाम टॉप साइंसदान कत्ल कर दिए हैं। चुनाचा इसके पास टेक्नोलॉजी और अफरादी कुव्वत दोनों नहीं है और ये कमी इन्हें दिफा में बहुत पीछे ले गई है। आप अब पूरी इस्लामी दुनिया को देख लें। हम 58 इस्लामी मुल्क हैं, हमारे कुल आबादी 1 अरब 90 करोड़ है। हम पर अल्लाह ताला ने वसाइल की बारिश भी कर रखी है। पेट्रोल और गैस जैसी नेमत पर भी आलम इस्लाम की मोनोपोली है, लेकिन हमने दुबई जैसे शहर बना लिए, लेकिन हमने अपने दिफा पर तवज्जो नहीं दी। सऊदी अरब जैसा मुल्क भी दिफा के लिए अमेरिका को $1000 अरब दे देता है, मगर ये साइंस और टेक्नोलॉजी पर धेला खर्च नहीं करता। काश इस्लामी दुनिया ने मिलकर कोई दिफाई यूनिवर्सिटी बनाई होती और इस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर समर मुबारक मंद जैसे साइंसदान पैदा किए होते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती और इस्लामी दुनिया को ईरान पर हमले के बाद मगरबी ताकतों की तरफ न देखना पड़ता। इसे गजा के जख्मी और भूखे प्यासे बच्चों के लिए अमेरिका और यूरोप की मिन्नतें भी न करना पड़ती। ये हमारी हिमाकतों की फसल है जो हम सब मिलकर काट रहे हैं। आप ये याद रखें, इसराइल और इसके गुमाश्ते इस्लामी दुनिया में कभी ऐसे साइंसदान पैदा नहीं होने देंगे जो आलम इस्लाम को दिफाई लिहाज से मजबूत कर सकें या हमें जमीन से तेल, गैस और दांतें निकालने के काबिल बना सकें। ये हमें हमेशा अपने अंगूठे के नीचे रखने की कोशिश करेंगे और अगर कभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे साइंसदान बचा कर निकल भी गए तो ये इनके साथ वही सलूक करेंगे जो जून के महीने में ईरान और 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ हुआ था। ये इन्हें कत्ल कर देंगे या
बदनाम करके इबरत की मिसाल बना देंगे। काश हम इस साजिश को समझ सकें और अपनी यूनिवर्सिटियों में साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फौकियत दें। हम ऐसे साइंसदान पैदा कर सकें जो स्पेस साइंस, असला और जौहरी टेक्नोलॉजी में इसराइल का मुकाबला कर सकें, और ये वो काम है जो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर पाकिस्तान थोड़े से बजट और कमजोर टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया की नाक काट सकता है, ये 3 राफाल तैयारे गिरा सकता है, S-400 जैसा सिस्टम उड़ा सकता है और भारत की सारी बिजली हैक कर सकता है, तो अगर पाकिस्तान में बाकायदा यूनिवर्सिटियां होती और हम अपने तालिब इल्मों को जदीद तरीन साइंसी तालीम दे रहे होते तो हम क्या क्या न कर सकते। काश इस्लामी दुनिया की आंखें अब भी खुल जाएं और ये फंड जमा करके कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बना दे जिसमें जदीद तरीन तालीम दी जाए, जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर काम हो सके, ताकि हम मुस्तकबिल में इसराइल का मुकाबला कर सकें। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमने अगर 2028 तक इसराइल का रास्ता रोक लिया तो सद बिस्मिल्लाह, वरना इसके बाद हमारे पास कान पकड़कर उठक बैठक के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर से मेरी आखिरी मुलाकात फ्लाइट में हुई थी। मैं कराची से इस्लामाबाद आ रहा था। डॉक्टर साहब भी फ्लाइट में थे। इनकी सिक्योरिटी पिछली सीटों पर बैठी थी, जबकि मुझे खुशकिस्मती से इनके साथ बैठने का मौका मिल गया। वो बड़े तबाक से मिले। मैं 1.5 घंटा इनसे सवाल करता रहा और वो अपनी रिवायती सच्चाई से जवाब देते रहे। मैंने आखिर में इनसे पूछा, जनरल परवेज मुशर्रफ ने आपके साथ जो किया, आपको इस पर अफसोस नहीं हुआ? डॉक्टर अब्दुल कदीर का जवाब था, मुझे शुरू में बहुत अफसोस हुआ था। मैं हफ्तों डिप्रेशन में रहा। मुझे अपनी हालत पर रोना भी आ जाता था। मैं अल्लाह ताला से गिला करता था, या बारी ताला, मैंने इस कौम पर एहसान किया था मगर इसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन फिर एक दिन मैं अपनी किताबों की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था। मुझे इसमें से एक जर्मन उस्ताद की तस्वीर मिली और मुझे याद आ गया, मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो इसने मुझे रोक कर कहा था, तुम पाकिस्तान ना जाओ, वहां तुम्हारी कदर नहीं होगी, तुम वहां कुछ नहीं कर सकोगे, और अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें खौफनाक मिसाल बना दिया जाएगा। मगरिबी ताकतें तुम्हारा पीछा करेंगी, तुम पर हमला करेंगी, और अगर तुम इनसे बच गए तो फिर तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। मैंने इससे वजह पूछी तो उस्ताद ने जवाब दिया था, इसराइल किसी इस्लामी मुल्क में किसी जौहरी साइंसदान को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इन्हें चुन चुन कर मार देगा, और अगर ये इसमें कामयाब ना हुआ तो ये इन्हें आलमी सतह पर जलील कर देगा। किसी इस्लामी मुल्क के पास एटम बम इसराइल अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तुम्हारा भी पीछा करेगा, तुम्हें काम नहीं करने देगा, लिहाजा तुम्हारी कामयाबी के इम्कानात सिफर हैं, और अगर तुम कामयाब हो गए तो ये न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर देगा और तुम्हें अपने हमवतनों की नजरों में जलील करा देगा, ताकि तुम जैसा कोई दूसरा आगे न बढ़ सके। मैंने इस वक्त अपने उस्ताद से इत्तफाक नहीं किया था, लेकिन इसकी पेशगोई सच साबित हुई। मुझ पर दर्जनों हमले हुए, कहोटा प्लांट भी तबाह करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला को पाकिस्तान की इज्जत अजीज थी, चुनाचा इसराइल की कोई कोशिश कामयाब न हो सकी। ये लोग बड़े कीना परवर हैं, ये हार नहीं मानते, लिहाजा उन्होंने मुझे जनरल परवेज मुशर्रफ से जलील करा दिया, मगर ये इसके बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। लोगों के दिलों में मेरी इज्जत आज भी बरकरार है, इसमें जरा बराबर फर्क नहीं आया। डॉक्टर साहब के साथ वो हादसाती मीटिंग खत्म हो गई और मैं वक्त के साथ साथ मुलाकात के ज्यादातर नुक्ते भी भूल गया। लेकिन जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया और इसका मरकजी हदफ ईरान की जौहरी तंसीबात और जौहरी साइंसदान थे, तो मुझे फौरी तौर पर डॉक्टर साहब की गुफ्तगू याद आ गई और जनरल मुशर्रफ की हरकत भी याद आ गई। इसराइली लॉबी ने बाकायदा जनरल मुशर्रफ के कान भरकर डॉक्टर अब्दुल कदीर की किरदार कुशी कराई थी। इसका मकसद डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे साइंसदानों को पाकिस्तान से दिल बर्दाश्त करना था, ताकि अगर इन जैसा कोई साइंसदान मुस्तकबिल में पाकिस्तान की खिदमत का सोच रहा हो तो वो अपना फैसला वापस ले ले और अपनी तमाम सलाहियतें मगरिब के लिए वक्फ कर दे।